जस्ट रिवीजन आपको ऑलरेडी आई थिंक आता ही होगा। तो हाँ, कंटिन्यू। तो लीनियर इक्वेशंस में एक तो हम लीनियर इक्वेशंस के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, दूसरा है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज यानी लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरीके से इक्वल टू वगैरह होगा उसके लिए। अब एक चीज होती है कि इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। सपोज लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 2x प्लस, जब ये सिंपली इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसे बोलेंगे एक्सप्रेशन। और अगर हमने लिख दिया 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन इट विल बी अ इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन हो जाएगी। तो आपको इसको ध्यान रखना है डिफरेंस क्या है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में। तो ये लीनियर इक्वेशन में हम लोग सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे, डबल वेरिएबल भी हो सकता है हमारा, टू वेरिएबल्स है ना, तो उनकी हम अलग अलग तरीके से बात कर रहे होंगे। जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर स्क्वायर वाली टर्म होगी तो उस तरीके से हम लोग देखते होंगे। सिमिलरली कुछ हम लोग समझते हैं कि ये कुछ टर्म्स है, डेफिनेशन टाइप की चीजें हैं। ओपन सेंटेंस होता है, फॉर एग्जांपल x प्लस 1 इक्वल्स टू 4, देन ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस कैसे, व्हेन वी सब्स्टिट्यूट t फॉर x वी गेट अ ट्रू स्टेटमेंट, यानी x की वैल्यू आपको पुट कर दी, आपको एक बार में क्या मिल गया, ट्रू स्टेटमेंट मिल गया। दूसरा एक और ओपन सेंटेंस कैसे हो सकता है, x प्लस 1 लेस देन 3। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग काफी सारी पुट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि x प्लस 1 लेस देन 3 लेके आना है, तो हमारे पास मोर देन वन वैल्यू भी हो सकती है। लाइक वी कैन सब्स्टिट्यूट 2 और एनी अदर नंबर देन 2। और सिमिलरली अगर हमको ये वैल्यू लेस देन निकालनी है तो उस तरीके से हमारी वैल्यू मल्टीपल्स हो सकती है। बट इतना फोकस करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ये आप लोग बेसिक चीज जानते होंगे। देन इक्वेशन, तो इक्वेशन में हमने समझ लिया इक्वल टू का साइन आ गया, एंड देन इक्वल टू 0 या फिर कोई वैल्यू या कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है तो हमारे लिए वो क्या बन जाएगा, मोस्टली हम यहाँ पे डील करेंगे लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे हाईएस्ट पावर जो होती है वो 1 होती है। तो आप यहाँ पे कभी भी देखेंगे जितने भी वेरिएबल्स हमको गिवन है उसकी पावर क्या होगी, 1। और लीनियर के बाद सेकंड जो चीज पढ़ते हैं हम लोग, वो पढ़ाई होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यहाँ पे पावर आपको 2 मिल जाएगी। और सिमिलरली देन मोर देन 2 होती है या फिर 2 भी है तो उसे हम लोग पॉलिनोमियल में डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशंस के अंदर। तो लीनियर इक्वेशन जो है वो एक सिंपल इक्वेशन होगी जहाँ पे हम लोग सपोज कर लीजिए दो पार्ट होते हैं हमारे इक्वल टू की साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड है। तो आपका लेफ्ट लेफ्ट, तो ये वाला पार्ट हो गया LHS और दूसरा वाला पार्ट हो गया आपका RHS। ये दो पार्ट हो जाएंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जैसे समझ लेते चलते हैं हम लोग, मेन चीज तो आपका क्वेश्चन करने का है। सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो सॉल्व आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप LHS ले लीजिए या फिर RHS ले लीजिए। अगर आपने LHS किया है तो आपका आंसर RHS में आना चाहिए, और अगर आपने RHS वाली टर्म ली हुई है तो LHS में आना चाहिए। या फिर कई बार आपको कंपेयर करने के लिए भी मिल सकता है, इक्वल टू के दोनों साइड को कंपेयर करना होता है। एक दो नॉर्मल से इक्वेशन देख लेते हैं हम लोग फॉर एग्जांपल। लाइक सपोज एक क्वेश्चन गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली आप लोग कर पाएंगे। फर्स्ट टू टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। पहला जहाँ पे आपको इक्वेशन फॉर्म करनी भी हो सकती है। दूसरा जो होगा वो सिंपल टाइप का कि जहाँ पे इक्वेशन गिवन होगी, आपको x या फिर y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो पहले हम लोग एक नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज एक गिवन है हम लोगों को 5x - 8 3x + 22। ये बस रिकॉल करने के लिए ना, मेजोरिटी ऑफ पीपल को आती होगी, जो इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे या फिर अभी जो उनको भी आता होगा, बस एक रिकॉल है कि आपको चीजें थोड़ी सी एक बार आंखों के सामने से गुजर। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक्स वाली चीजों को एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स को की तरफ ले जाते हैं, 8 को इधर ले जाते हैं। 5x - 3 x = 22, हमारा 2x = 30, 30 की वैल्यू तो बस सिंपल सी बात होगी 15, हमारी एक्स वैल्यू आ गई। एक तो ये है। दूसरा एक ऐसे भी होता है कि आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है और देन आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे होता है कि जैसे एक स्टेटमेंट हो सकता है कि यार टीचर
या फिर स्टूडेंट है तो 45 चॉकलेट्स। मैं बोल रहा हूँ फिर मैं डायरेक्ट इक्वेशन बता दूंगा इसकी कि टीचर हैज 45 चॉकलेट्स आफ्टर गिविंग 2 चॉकलेट टू ईच स्टूडेंट if he left with 7 chocolates, how many students are there in the class? तो बोला हुआ क्या है कि टोटल का 45 है। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान दीजिए, मैं पूरा लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनाता हूँ। बोला हुआ है कि हर किसी बच्चे को 2 चॉकलेट मिलनी है तो 2x प्लस बोला हुआ है कि तब भी 7 रिमेनिंग ले जाती है, 7 रिमेनिंग तो 2x प्लस 7 इक्वल टू 45 क्योंकि टोटल कितनी है 45 है। तो हर किसी को 2x 2 मिल गई, x नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया और प्लस 7 क्यों कि रिमेनिंग 7 है। अब इस चीज से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5 माइनस 7 और देन यू विल गेट x इक्वल टू 90। फाइन, x इक्वल टू 90 तो देयर आर 19 स्टूडेंट इन द क्लास और फिर उस तरीके से इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। फाइन, तो ये हो गया हमारा सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन वन वेरिएबल। और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हो सकते हैं जिनमें से बेसिकली 4 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहला है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड वन इज एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, देन नेक्स्ट है एडिंग ऑफ टू इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर, एंड ग्राफिकल मेथड। वन बाय वन हम इन हर एक मेथड की बात करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड कैसे होगा, एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन कैसे है, या फिर एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से है, एडिंग द टू इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन कैसे है, ग्राफिकल मेथड कैसे है। हर एक इक्वेशन का हम लोग मतलब हर एक मेथड का एक इक्वेशन। तो सबसे पहले जो है वो है एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। किस तरीके से है, हमें अल्टीमेटली वैल्यूज तो क्या निकालनी है एक्स और वाई, जो भी हमारे वेरिएबल्स पार्ट होंगे उनकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करनी होती है। देखिएगा सपोज ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, दिव्या तो आप ही हैं, आप समझ पा रहे हैं ना, इंग्लिश हिंदी कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके फाइन, ठीक है। तो एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, इफ 4x plus 3y equals to 25 and 5x plus 2y equals to 20। देखिए अभी हमने ना क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, कई लोग हमारे पास ऐसे भी है ना जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि आफ्टर 2 मंथ या 3 मंथ जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको डिफिकल्ट वाले टाइप के टॉपिक्स यानी 11th वाले और 12th वाले टॉपिक भी मिलेंगे जिसमें तो थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, पहले इनको क्लियर कर लें देन हम आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x plus 3y equals 25, then दिया हुआ है 5x plus 2y equals 26, then find the value of x and y। सिंपल सा है, दो ही वेरिएबल है तो हमें वैल्यू निकालनी होगी x एंड y। अब यहाँ पे वही है क्योंकि हम लोग क्या यूज कर रहे हैं एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन, किसी एक को एलिमिनेट करेंगे कैंसिल करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो देखिएगा आप। तो हम यहाँ पे ये मेथड बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत काम में आते हैं क्योंकि वहाँ पे आप डायरेक्टली उनको सॉल्व नहीं कर सकते, अगर बोला हुआ है कि एलिमिनेशन से करना है तो उसी से करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखते हैं 4x plus 3y equal to 25, सेकेंड इक्वेशन हमारी 5x plus 2y equal to 26। इस मेथड में हम लोग करेंगे क्या, हम x या y किसी भी एक वैल्यू को इक्वल कर लेंगे एंड देन से एलिमिनेट कर देंगे, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। कोई सा भी आप चाहे तो x का कांस्टेंट पार्ट आप इक्वल कर लीजिए जो कि 4 और 5 गिवन है, या फिर y का कांस्टेंट पार्ट इक्वल कर लीजिए जो कि 3 और 2 है। तो बहुत सिंपल होता है कि जो मान लीजिए हम y को इक्वल कर रहे हैं तो y के आगे जो कांस्टेंट पार्ट है उससे दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और पहली वाले को दूसरे वाले y के कांस्टेंट पार्ट से मल्टीप्लाई कर दो, पहली इक्वेशन को 2 से और 3 से, क्योंकि अगर हम पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये इक्वल आ जाएगा और हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, मैं डायरेक्टली इक्वेशन ले लेता हूँ आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 8x
प्लस 6y इक्वल टू 50, दूसरे में मिल जाएगा आपको 15x प्लस 6y इक्वल टू 78। अब इसको आप एलिमिनेट कर देंगे तो ये तो खत्म, आपको मिलेगा 7x इक्वल टू 28, देन x इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, y विल बी 3। तो आपके अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना है तो 4, 3, यानी पहली वाली वैल्यू x की है, दूसरी वाली वैल्यू y की है। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। अब इसमें डिफिकल्टी हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं, रूट में वैल्यू दे सकते हैं, कुछ और डिफरेंट टाइप से पूछ सकते हैं, तो वो सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये हो गया फर्स्ट एलिमिनेशन बाय कैंसिलेशन। दूसरा है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग किसी दूसरे वैल्यू को, कैसे कर सकते हैं, एक एग्जांपल देख लीजिए कि जब भी हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसी वैल्यू को तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि इक्वेशन है इफ 3x minus 2y equals to 12 and 6x plus y equals to 9। हमें यहाँ पे x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू वैसे भी निकाल सकते हैं आप, जैसे कि हमने पिछले मेथड से निकाली है। बाकी अगर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम किसी भी एक इक्वेशन से, फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 3x minus 2y equals to 12, दूसरा हमें दिया हुआ है 6x plus y equals to 9। किसी भी एक इक्वेशन से हम x से y की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट कर सकते हैं। सपोज अगर मैं पहली वाली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू 12 प्लस 2y/3, और ये x की वैल्यू मैं पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ, दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा 6 12 प्लस 2y अपॉन में 3 प्लस y इक्वल टू 9। और अब हमें नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलेगी, जो कि सॉल्व कर देता हूँ। सपोज इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 24 प्लस 4y प्लस y इक्वल टू 9। आप फर्दर से सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 5y इक्वल टू 9 minus 24, then you will get y equals to -3। तो y equals to -3 आ गया। अब आप x के लिए निकाल सकते हो, x equals to हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, किसी भी एक इक्वेशन से x से y की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दिया, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट मेथड आता है वो एडिंग टू इक्वेशंस, या फिर हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं एक इक्वेशन को दूसरे से। हमें सब्ट्रैक्ट या प्लस करके भी आंसर यानी x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे होगा ये, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। सपोज आपको गिवन है, एग्जांपल देखिएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 37, देन दिया हुआ है 5x प्लस 4y इक्वल टू 35। हम दोनों को ऐड भी कर सकते हैं, अगर कहीं पे बन रहा है कि लेस कर सकते हैं तो लेस भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडिशन, क्योंकि एडिंग ऑफ टू इक्वेशन पहला हम लोग ट्राई कर रहे हैं। सपोज हमने दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा 9x प्लस 9y इक्वल टू 72। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हम हर किसी में से 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं 9x प्लस y इक्वल टू 72, देन यू विल गेट x प्लस y इक्वल टू। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक बार हमने क्या किया प्लस कर दिया तो हमें x प्लस वाई इक्वल टू 8 मिल गया। सिमिलरली हम लोग इसको लेस भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि 4x प्लस 5y इक्वल 37, और हमें दिया हुआ है 5x प्लस 4y इक्वल टू 35। हमने लेस किया तो ये नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। ये ध्यान रखना, सब्ट्रैक्शन में जो साइन होगा वो चेंज हो जाता है, तो हमें मिलेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू। अब दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, एक तो आ गई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक आ गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8। बस अब आप दोबारा इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को किनको, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। आप इन दोनों को ऐड करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 2y इक्वल टू आएगा 10
तो आपको यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 5। अब किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी हमको 3। दोनों हमारे आंसर आ गए हैं 3,5। तो ये हमारा मेथड हो गया बाय एडिंग टू इक्वेशंस एंड सब्ट्रैक्टिंग वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर। इस तरीके से हम ये वाला मेथड यूज करते हैं। इसी में एक और है कि हम प्लॉट भी कर सकते हैं पॉइंट्स को, प्लॉटिंग। प्लॉटिंग यानी ग्राफिकल मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं। अभी ग्राफिकल मेथड किस तरीके से होता है वो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। जैसे आपने ग्राफ तो नोटिस किया ही होगा, मैं देखता हूँ थोड़ा सा ग्राफ ट्राई करके। जैसे आपने ग्राफ पेपर में इस तरीके से देखा होगा कि मार्किंग होती है 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर वाला हमारा ये y हो गया, y डैश, दिस इज 1 x, दिस इज x डैश, फिर ऊपर वाली वैल्यू प्लस में, देन +2 +3 +4 +5 +6 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। similarly -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब कोई भी एक पॉइंट लीजिए, सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया 2,4, मींस पहली वाली वैल्यू होती है x की, दूसरी वाली वैल्यू होती है y की। तो x पर 2 और y पर 4, तो लाइक कहीं यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, ये हो गया हमारा 2। हम ऐसे बहुत सारे प्लेन पॉइंट्स को लाइन में यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, और देन अगर हमें फिर वहाँ पे कभी x से y की वैल्यू निकालनी होती है तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और लाइन जिन पॉइंट से भी गुजर रही होती है उसको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, और हम उनको क्या कर लेते हैं, किसी भी एक टेबल को बनाकर उसे हम लोग, यानी हमें प्लॉट करना है। कैसे करना है मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। क्वेश्चन किस तरीके का होगा यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे आपको एक ऐसे टेबल गिवन होती है कि एक्स वाली टेबल हो सकती है, मैं रफली बना रहा हूँ ना तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। और देन y लिखा हुआ है, y इक्वल टू 3x सपोज, और x यहाँ पे दिया हुआ है, x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6, ये -1 है तो -3, 0 0 1 3, हम और भी पॉइंट ले सकते हैं 2 6। अब इनको मतलब ये अब होगा क्या, इन सभी पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ कैसे कर लेना है, x और y की वैल्यू के फॉर्म में। x और y की वैल्यू के फॉर्म में मतलब ये हो गया कि एक पॉइंट बनाना है -2 -6, एक पॉइंट बनाना है -1 -3, फिर बनाना है 0 0, फिर बनाना है 1 3, फिर बनाना है 2 6। इस तरीके से हमको ड्रॉ कर लेने हैं ग्राफ पर। और क्योंकि ये लाइन है ना 0 0 से गुजरेगी, तो फिर जितने भी पॉइंट होंगे वो हमारे आंसर्स हैं बेसिकली। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि आपको क्या किया जाएगा, सिंपली वो एक इक्वेशन दे सकते हैं और प्लॉटिंग करने के लिए आ जाएगा कोई, या फिर आपको दो इक्वेशन मिल सकती हैं, दोनों को प्लॉट करने के लिए बोला जा सकता है। कैसे बोला जाएगा वो देख लीजिए एक बार, मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ इसको। सपोज एक इक्वेशन आपको गिवन है और उसको ड्रॉ करना है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एक इक्वेशन ले ली x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। एक हमने इक्वेशन ले ली x माइनस वाई इक्वल्स टू मान लीजिए 6। बस तो आपको x और y की वैल्यू के लिए कुछ पॉइंट बनाने हैं और उन पॉइंट को ड्रॉ करना है। सपोज जैसे मान लीजिए कि पहली इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं, तो अगर x इक्वल्स टू 1 है तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से तो हमारे पास एक पॉइंट क्या मिल गया 1 3, और ऐसे हमें कई सारे पॉइंट निकाल लेने हैं, और जब पॉइंट निकाला है तो उनको ड्रॉ कर देना है। पहली वाले इक्वेशन के लिए लाइन बनाएंगे और दूसरे वाले के लिए लाइन बनाएंगे। मैं एक रफली बना के दिखाई रहा हूँ। सपोज कर लो कि एक लाइन, मतलब मैं इक्वेशन ऐसे रैंडम दे रहा हूँ कि मतलब मान लीजिए सपोज करो एक ये रेड लाइन है, ये कुछ पॉइंट हमने प्लॉट किए होंगे, उसको ये गुजर रही है पॉइंट से, और एक दूसरी इक्वेशन जो होगी, और मान लीजिए कि उस दूसरी इक्वेशन की जो पॉइंट हमने मार्क किए और वो कहीं यूं गुजर रहे हैं, तो ये जो कट पॉइंट है दोनों को कट कर रहे हैं। मान लीजिए -1 -1 है ना, सॉरी +1 +1, ठीक है, +1 यहाँ में +1 होगा, +1 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में 1 1 रखने पर वो इक्वेशन दोनों, मतलब वो
0.11 रखने पर दोनों इक्वेशन क्या हो जा रही है, सेटिस्फाई हो जा रही है। इस तरह की चीजें होती है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी दोनों इक्वेशन के लिए। इसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। और इस ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम पॉइंट्स यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका जो अगली चीज आती है वो ये होती है कि जो हमने सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई किए, यानी जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू आ गई है, वो एक्स और वाई कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, तो उसे बोलते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूशन। When we try to solve a pair of equations, we should arrive at three possible results. जब भी हम x एंड y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें तीन रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फर्स्ट वन, जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन हमारा यूनिक हो सकता है, मतलब उसके अलावा किसी भी और पॉइंट पर x और y की वैल्यू आपको डिफरेंट नहीं मिलेगी, तो इसे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जिसके सॉल्यूशन बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, जिसका कोई एंड नहीं है। तो उस तरह की इक्वेशन को या उस तरह के आंसर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल रहे हैं हमें उस इक्वेशन के लिए। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होती है जो एक्स और वाई के लिए हमें मिल पाए, दो इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे हम लोग बोल देंगे नो नो सॉल्यूशन। लेकिन अभी मालूम कैसे पड़ेगा, कैसे हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऐसे निकालने तो बैठेंगे नहीं, एक घंटे तक आंसर ही निकालते तो मालूम पड़ा कि अच्छा एक आ गया, फिर दो आ गए, और भी आ गए, तीन सॉल्यूशन आ गए। तो इसलिए क्या तरीका है और ये इक्वेशन किस तरीके से डेवलप करते होंगे वो देखिए। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए जो इक्वेशन है वो लाइक इस तरीके से है कि यहाँ पे दिया हुआ भी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी हुई है, a1 मतलब कोई भी कांस्टेंट पार्ट, x मतलब वेरिएबल, b1 मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर, y मतलब एक वेरिएबल, c1 मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कांस्टेंट नंबर जो है वो x के लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे x भी मिल रहा है, y भी मिल रहा है, कांस्टेंट पार्ट भी। एक दूसरा और इक्वेशन मान लीजिएगा, दो इक्वेशन हमको गिवन है, तो a2 यानी सेकंड वेरिएबल x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1x प्लस b1y प्लस c1, और दूसरा हमें दिया हुआ है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हमें इनकी सॉल्यूशन के बारे में जानना है तो हमें यहाँ पे इनके कांस्टेंट पार्ट की बात करनी पड़ती है। देखिए, अगर एक पेयर है जो हमारा आंसर है वो यूनिक सॉल्यूशन है, अगर हमारा आंसर क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो a1 अपॉन में a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 मिलेगा। हमें a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 मिल रहा है, तो हम इसे बोलेंगे देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। कहने वाली बात ये है कि मान लीजिए एक वैल्यू 1 आ रही है, फिर यहाँ पे 2 मिल रहा है, इक्वल टू 3 अपॉन में 5 आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है नहीं। और जब भी ऐसा हो जाए कि कांस्टेंट पार्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन उस इक्वेशन के लिए। दूसरा है अ पेयर ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर किसी भी मतलब इक्वेशन के लिए अगर हमें मिल पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। यानी अगर हमारे पास तीन चीजें हैं, x1 x और y, या फिर x से मान सकते हो कि x1 x2 y1 y2 और c1 c2, तीनों का रेशियो अगर इक्वल टू में आ रहा है और वो इक्वल है, तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम ये बोलेंगे कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो हमने इसे इस तरीके से बनाया हुआ है कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। हालांकि इसको हम लोग डायरेक्टली यूज भी करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा हो, बट ये काफी आसान चीज है। अब ये कैसे होता है, थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, समझते हैं। लाइक एक एग्जांपल गिवन है, इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल टू 8। नेक्स्ट गिवन है 9x प्लस 12y इक्वल टू 24। हमें आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो किस टाइप के होंगे।
तो हमें करना क्या है, बस इसमें आइडेंटिफाई करना है कि A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। तो जैसे कि हमने बात की थी कि x का जो कांस्टेंट पार्ट होता है उसे बोलते हैं A1 और इसे बोलेंगे A2 9 को। ये हो जाएगा हमारा B1, ये हो जाएगा हमारा B2। एंड हमने भी क्या बात की थी कि सारी चीजें इक्वल टू के एक तरफ होनी चाहिए। अगर मुझे इसको इक्वल टू की तरफ लेके आनी है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो ये हमारे लिए हो गया C1 और ये हमारे लिए क्या हो गया C2। मिल गया हम लोगों को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन जमा के कि 3/9, 4/12, 8/24। ठीक है, 8/24। अब जरा थोड़ा कट करके देख लेते हैं कि क्या ये आपस में कट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो A1 A2, B1 B2 और C1 C2 वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो A1 कितना हो गया 3 और ये कितना है 9 इक्वल टू 4/12 इक्वल टू 8/24। देखते हैं कि नहीं है। ये कट किया तो 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 8 बन जा 8, 8 3 जा 24। देखो कट करने पे आपको क्या मिल गया, इक्वल टू मिल रहा है, तीनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो जाएंगे आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्योंकि तीनों ही A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 और C1 में अपॉन में C2 इक्वल मिल रहे हैं हम लोगों को। तो ये तो हो गया पहला। अब मान लीजिए कि पेयर हैविंग नो सॉल्यूशन, कि इसकी कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। सेम इक्वेशन है, उसी इक्वेशन में कुछ ऐसा होगा कि जो कांस्टेंट टर्म होगी वो इक्वल रेशियो में नहीं आ रही होगी। इसे समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हो सकती है। इक्वेशन लेते हैं, देखिएगा। सपोज एक इक्वेशन लिया, गिवन है हम लोगों को 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। नेक्स्ट इक्वेशन है 8x प्लस 10y इक्वल टू 30। हम जानते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2, क्योंकि हम उसका साइन चेंज कर देंगे। जब हम इनको A1 अपॉन में A2, जैसे कि A1 अपॉन में A2 इक्वल टू B1 अपॉन में B2 और यूनिक नो सॉल्यूशन होने के लिए नॉट इक्वल टू होना चाहिए C1 अपॉन में C2। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं। हमने पुट किया 4 अपॉन में 8 इक्वल टू 5 अपॉन में 10 इक्वल टू -20 अपॉन में -30। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये तो इक्वल नहीं आ रहा है। लास्ट वाला कैसे नहीं आ रहा है वो देखो आप, कि 4/8 को कट के तो 1/2 मिला, यहाँ पे 5/10 को कट के तो 1/2 मिला, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 2/3। इट मींस कांस्टेंट पार्ट इज नॉट इक्वल टू रिमेनिंग टू वैल्यूज लाइक A1 A2 और B1 B2 के। तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, इसमें हमको मिल गया यूनिक सॉल्यूशन। सॉरी सॉरी, यूनिक सॉल्यूशन मतलब नो नो सॉल्यूशन, गलत बोल दिया मैंने। यहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। अब जो मेन चीज है वो आते हैं क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाले। वर्ड प्रॉब्लम मतलब आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा और उसकी इक्वेशन बना के आपको उसको सॉल्व करना होगा। इसके हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, यही हमारे लिए मेन है। तो इसके मैं कुछ क्वेश्चन लिखाऊंगा, तो दिव्या आप ही हैं तो आप क्वेश्चन जरा ट्राई करते चलना, कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। देन मैं सॉल्व करते चलूंगा, पहले आप ट्राई करना आपसे हुआ कि नहीं हुआ, देन मैं सॉल्व करूंगा। देखिए आप एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। द सम ऑफ two numbers, the sum of two numbers is 30 and the larger number larger number exceeds the smaller number the smaller number by 6 by 6. Find
फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर, आपको नंबर फाइंड दिव्या आप है। ठीक है, देखिए इसको ट्राई कर सकते हैं कैसे हुआ सॉल्यूशन। देखिए आपको अब जब भी कभी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको कॉमा बाई कॉमा या फिर फुल स्टॉप पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ टू नंबर इज 30, तो पहली चीज तो ये आ गई कि कोई दो नंबर है और हमें मालूम नहीं है, तो हमें सपोज करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, तो हम मानेंगे उनको उन दो नंबर को। देन दो नंबर है वो बोला हुआ है नंबर इज 30, सम दिया हुआ है टू नंबर को 30 है, एंड द लार्जर नंबर exceeds the smaller one by 6, then find the numbers। तो इक्वेशन देखिए कैसे बनाएंगे, सॉल्यूशन देखिए। हम नंबर्स मान लेंगे, द नंबर्स लेट द नंबर्स बी ए एंड बी, मतलब वो नंबर्स हमारे ए और बी हो गए। पहला लाइन क्या बोलते हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज 30, इट मींस ए प्लस बी, पहला नंबर ए दूसरा नंबर बी, दोनों मिला के बनते हैं 30। दूसरा बोल रहा है कि एंड द लार्जर नंबर एक्सीड द स्मॉलर वन बाय 6, यानी बड़ा जो नंबर होगा वो स्मॉलर नंबर से 6 ज्यादा है। तो हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि अगर सपोज कर लीजिए हमारा ए जो है वो लार्जर नंबर है, तो ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ए माइनस बी इक्वल टू 6। तो बस दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास एक इक्वेशन होगी एक्स प्लस बी इक्वल 30, दूसरा हो गया एक्स माइनस बी इक्वल टू 6। बस अब जैसे भी आपको ठीक लगे, जो हमने मेथड्स देखे हैं ऊपर, सब्स्टिट्यूशन है ना, एलिमिनेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या फिर जो भी मेथड आपको ठीक लगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हमें सॉरी ए और बी की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाई मान लो ए और बी मान लो, एक ही बात है। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो ए जब हम लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो ए मिलेगा हमको 18 और बी मिलेगा हमको 12, तो वो नंबर हो गए हमारे। अब इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। वर्ड प्रॉब्लम में सबसे आसान काम यही है कि जो आंसर हमने निकाला है उसे हम लोग क्रॉस वेरीफाई आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या बोला हुआ था कि दोनों का नंबर को ऐड करो 30 मिलना चाहिए, ठीक है जी, 18 और 12 को ऐड किया, 18 प्लस 12 30। दूसरा बोला था डिफरेंस करोगे 6 मिलेगा, देख लीजिए 18 माइनस 12 इक्वल टू कितना मिल गया, 6 मिल गया। इट मींस चाहे एडिशन करिए या फिर आप सब्ट्रैक्शन या फिर जैसे भी कोई भी इक्वेशन दी हुई है आप वैल्यूज पुट करेंगे, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। यानी आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाइड होगी, तभी वो आपका आंसर होगा। अगर मान लीजिए वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इट मींस हमने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिव्या आप हो, सुन पा रहे हो आप? देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं, हम लोग आपको असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन देंगे, आप ट्राई करिएगा और जो भी डाउट आएगा आप मैसेज कर दें मुझे। हम लोग डाउट हर थर्ड क्लास, जैसे कि अभी फर्स्ट एक हो गई थी हमारी, आज सेकंड है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हम लोग डाउट की रख लेंगे। तो उसमें हम लोग कम से कम दो टॉपिक के डाउट ले लिया करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट रहा हो। बेटर ये रहेगा कि आप अगर मैसेज कर दें पहले ही तो बढ़िया है, तो आपको भी याद रहेगा कि ये डाउट आ गया था और मुझे भी याद रहेगा कि ये वाला डाउट सॉल्व कराना है। देखिएगा एक और क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है, मैं लिख देता हूँ पहले। इफ a fraction if a fraction if a fraction is, अब हम मान भी सकते हैं कि वो x और y फ्रैक्शन है, ठीक है, माना फ्रैक्शन में गिवन है x और y। मैं थोड़ा शॉर्ट लिखता हूँ, बोल रहा है कि न्यूमरेटर में हम 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में +1 करेंगे और डिनोमिनेटर में से -1 करेंगे,
तो वो बनता है 2/3। तो वो हमें क्या मिल जाता है 2/3, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर हम दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में से -1 कर दें, ठीक है, और डिनोमिनेटर में +1 कर दें, तो हमको मिलता है 1/2। आपको एक्स और वाई वैल्यू निकालनी है, तो बहुत सिंपल सा है। पहले तो मैं स्टेटमेंट पूरा पढ़ लेना है आराम से। मैंने बोला हुआ है, पूरा लिखा नहीं है, तो आप थोड़ा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं इनकी क्वेश्चन के फ्रेम पे आता हूँ तो देखिए क्या बोल रहे हैं। तो ये फ्रैक्शन है तो हमें ऑलरेडी गिवन है, या फिर हम इसको मान ही सकते हैं कि लेट एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन हमारा हो गया। अब वही बात है, अगर गिवन है तो आप लेट कर लीजिए, नहीं गिवन है मतलब नहीं गिवन है तो आप लेट कर लीजिए, और गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर ही सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने वो फ्रैक्शन मान लिया, क्या हो गया हमारा एक्स अपॉन वाई, अगर गिवन नहीं होता तो, बट यहाँ पे गिवन हुआ है, गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें बोला गया है स्टेटमेंट, अगर आप ध्यान देंगे कि न्यूमरेटर यानी एक्स में +1 किया और वाई में -1 किया, तो आपको मिलेगा 2/3। ये स्टेटमेंट बोलता है, तो हमारी एक इक्वेशन ऐसे बन गई। दूसरा बोल रहा है कि न्यूमरेटर में से 1 माइनस करना है और डिनोमिनेटर में +1 करना है, तो आपको मिलता है 1/2। अब ये दो हमें इक्वेशन मिल गए, इससे हम एक्स और वाई के लिए निकाल सकते हैं। कि ध्यान रखिएगा, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें उतनी ही इक्वेशन चाहिए होती है, या फिर कुछ और एडिशनल हैंड चाहिए होगी जिससे हम इसे सॉल्व करते हैं। जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन बनानी जरूरी होती है इन जनरल। आपको जितने इक्वेशन मिले हुए हैं उतने ही वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल पाओगे। तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल है एक्स और वाई, और हमारी दो इक्वेशन बन गई है। पहले वाले को आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3x + 3 = 2y - 1, और आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको 3x - 2y = -5। तो ये इक्वेशन हमारी हो गई। तो दूसरी पार्ट में सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 2x - 3 = 2y + 1। देन फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 2x - y = 3। बस, अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व करिए। अगर आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 11 यानी 11, और y की वैल्यू आपको मिलेगी 19। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन गया, वो तो x अपॉन y था, तो इट विल बी 11/90। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही बढ़िया। अब हम जरा अगली चीज पर आते हैं, जहाँ पे गिवन है आपको लीनियर इनइक्वालिटीज। थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ के देखते हैं। इफ ए इज अ रियल नंबर, ए क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। देन ए इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, और अगर ए रियल नंबर है तो ए क्या होगा, तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, जीरो होगा। When a is positive, we write a is greater than 0, which is read as a is greater than 0. When a is negative, we write a is less than 0. यानी a की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम इस तरह का साइन लगाएंगे। a की वैल्यू अगर नेगेटिव में गिवन है तो हम उसे लेस देन वाला साइन लगाएंगे। इक्वल टू है तो इक्वल टू 0 कर ही सकते हैं, है ना। इफ a is 0 then a equal to 0 लिख दोगे आप। इस तरीके से ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इसमें इक्वल टू वाले को तो हम इनइक्वालिटी का साइन बोलते नहीं है कि वो तो इक्वल टू हो गया, लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन को हम यहाँ पे इनइक्वालिटीज में काउंट कर सकते हैं। तो ये सिंबल भी दिए हुए हैं, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, इसे बोलते हैं लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। यानी ये जो इस तरह ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है, इसके नीचे अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर दी, एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर दी नीचे की तरफ बॉटम में, तो ये क्या बन जाता है, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर इसका साइन चेंज कर दोगे आप तो इस तरह से कर दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू, और दूसरा हो गया लेस देन इक्वल टू। ये थोड़े से सिंबल आपको ध्यान रखने हैं, हालांकि बहुत छोटी क्लास में बताया जाता है, तो 9th 8th के आसपास ही। देन इसकी इतनी सारी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ए की वैल्यू बी से बड़ी है, बी की वैल्यू ए से बड़ी है, इस तरीके से बातें हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के बहुत सारे इक्वेशन हम लोग ग्रो या डेवलप कर सकते हैं। यही है बेसिकली लीनियर इनइक्वालिटी। और ऐसी में अगर एक इक्वेशन लाइक ऐसे दी हुई है आपको कि 3x - 8 > 8, तो
अब ये इनइक्वालिटीज का एग्जांपल बन जाता है। यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू निकाल भी लेते हैं, हमें ये मालूम पड़ता है कि वो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा या फिर इक्वल टू जीरो होगा। हम इस तरह की चीजें डायरेक्टली इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं। फिर अगेन वही है कि वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मोर देन वन सॉल्यूशन होगा, तो वो सब कुछ चेक करने के लिए वही तरीका है जो भी हमने देखा था a1/a2 वाला। तो इसमें लीनियर इक्वेशन में आपको बहुत सारे तरह के चीजें मिल सकती हैं, जहाँ पे कुल मिला के आपको दिया होगा लेस देन ग्रेटर देन वाला साइन ही। ठीक है, तो देखिएगा आप इनइक्वालिटीज में लाइक 3x - 8 ग्रेटर देन 8 लिखा हुआ है, दूसरा है 2x² - 3x लेस देन 6। कंटिन्यूड इनइक्वेशंस, कंटिन्यूड इनइक्वेशन इस तरीके से होती है जहाँ पे a का b के साथ रिलेशन होगा और b का c के साथ, तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई होती है, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूड इनइक्वेशन। देन लीनियर इक्वेशन पर आ जाइए, इक्वेशन पर तो वही है, सेम मेथड है, बस लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाएगा। अगेन वन वेरिएबल भी सकता है और टू वेरिएबल भी सकता है। कई जगह आपको वन वेरिएबल मिलेगा और कई जगह आपको टू वेरिएबल, यानी जहाँ पे दो की वैल्यू चेंज हो रही हो, एक्स की भी और वाई की भी, टू वेरिएबल। और जहाँ पे सिर्फ एक की वैल्यू चेंज हो रखी हो उसे बोलेंगे हम सिंगल वेरिएबल या वन वेरिएबल। तो देखते हैं एक बार, अब यहाँ पे जो इक्वेशन आते हैं किस तरीके से होती है, मैं एक बार बना के दिखा, मतलब आपको सिर्फ इक्वेशन लिख के दिखा रहा हूँ। लाइक 2x + y लेस देन इक्वल टू 2, x - 3y लेस देन इक्वल टू 3। अब इनकी ग्राफ भी अगर हम प्लॉटिंग करेंगे तो भी वो भी थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। डिफिकल्ट कैसे होते हैं कि हम कितना कहाँ तक मार्क करें, है ना, तो उसे कहाँ तक मार्क करने के लिए आप एरो यूज कर सकते हो लाइन के बियॉन्ड। कैसे एरो, जैसे कि मान लीजिए मुझे इस तरीके से कि मान लीजिए ये आपका आंसर वाला लाइन है, तो इस तरीके से आपकी ग्रेटर देन वैल्यू तो इस तरीके से एरो, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में हम चला रहे हैं तो इस तरीके से आप डाउनवर्ड एरो बना सकते हो, लेकिन मोस्टली आंसर में हमारा आपका अपवर्ड एरो ही आना चाहिए, क्योंकि तभी सही है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। अब थोड़ी सी कुछ एब्सोल्यूट वैल्यूज की बात कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में। ये स्टेटमेंट में ध्यान रखिएगा, ये जो इस तरह से दिया हुआ है इसका मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के इक्वल या उससे कम हो सकती है और एक से ज्यादा, इस तरीके से। अगला है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू a से ज्यादा है और x की वैल्यू माइनस में माइनस a से छोटी होगी, है ना, इस तरीके से हमको ध्यान रखना है। ये हो गया इनइक्वालिटीज का। अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज है कि x इक्वल टू जीरो देन मॉड ऑफ x इक्वल टू जीरो, है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू क्या आएगा, मतलब किसी भी वैल्यू को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मॉड x की वैल्यू कुछ आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सिमिलरली मॉड x वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो आ रही है, तब भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर आगे हमारा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई, तो इसके लिए हम लोग एक सिंबल या फिर ऐसे हो सकते हैं कि सारी अगर x और y की वैल्यू ही उसका आंसर है, तो x प्लस वाई मॉड लेस देन x का मॉड अलग और y का मॉड अलग, इस तरीके से। ये दिया हुआ है डबल मॉड, ठीक है, x सॉरी डबल मॉड मोड दिया हुआ है प्लस ब्रैकेट दिया हुआ है और दो मॉड वाली वैल्यू दी हुई है, डबल यानी x और y, दो वैल्यू से मॉड लगाया हुआ है, x पर भी और y पर भी। इसको सॉल्व करना है, तो वही सिंपल तरीका है कि आपको मॉड का ये बताया था कि इससे प्लस वैल्यू भी बाहर निकलती है, इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब आप 11th वगैरह में मतलब 11th का मटेरियल पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये चीजें आ रही होंगी। तो मॉड किस तरीके से काम करता है, मल्टीप्लाई हो रखा है तो मॉड क्या होगा, डिवाइड हो रखा है तो मॉड में क्या होगा, और मॉड का स्क्वायर क्या होता है, इस तरह की चीजें यहाँ पे एक बार गो थ्रू आपको जरूर करना है इन सब चीजों को। कई सारी चीजें आपको नई नहीं लग रही होंगी या फिर नई नहीं लगेंगी जब वो क्वेश्चन वगैरह दिए जाएंगे। और इसी का होता है इंटरवल नोटेशन। इंटरवल नोटेशन का मतलब होगा कि कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोल दूं कि मॉड 2x - 3 मॉड क्लोज लेस देन 5, इसका आंसर लिखना है, तो अब आप ये समझेंगे कि x की वैल्यू जो है वो -1 से 4 हो सकती है, इस तरीके से। जब हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जहाँ पे हमें एक्चुअल में नहीं मालूम, तो इसे बोलेंगे इंटरवल नोटेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, इंटरवल नोटेशन। अब इसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, हाँ, तो ऑब्वियसली हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कम ही करा रहे हैं,
कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट के फॉर्म में मिलेंगे। ये टॉपिक इतना सही है। हाँ, लीनियर इनइक्वालिटीज वाला, इसमें इतने ही टॉपिक्स हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन ऑब्वियसली आप करेंगे। और क्योंकि आज तो आप अकेले रह गए और लेट भी काफी हो गया है, तो मैं और ज़्यादा लेट नहीं करना चाह रहा। लेकिन अगली क्लास हमारी वही 8:30 के आसपास ही रहेगी, अगर कोई अर्जेंट वर्क नहीं आता है तो। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूंगा, और इन्फॉर्म करने के बाद हम लोग रीशेड्यूल कर देंगे क्लास वगैरह को। तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा इसका, आप इसके असाइनमेंट में भी आपको भेज दूंगा, और इस चैप्टर के असाइनमेंट आपको कंप्लीट करने हैं। जो भी डाउट आपको आता है, आप मुझे उस टॉपिक का नाम और क्वेश्चन नंबर लिखकर मैसेज करेंगे कि ये हमारा डाउट हो गया, हम उसे सॉल्व करवाएंगे आपको। ठीक है, दिव्या आप हो यहाँ पे? ठीक है, इतने रखते हैं हम लोग। हाँ, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, वो विद इन 1 वीक आपको कंप्लीट करना है। और जिन लोगों ने भी ये वाला असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करा है, प्लीज टाइम पे आप कंप्लीट कर लीजिएगा इस वाले असाइनमेंट को। ठीक है जी, तो थैंक यू।